Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप एंड वेव ऑप्टिक्स का दोस्तों ये हमारा 5th नंबर का लेक्चर चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, थोड़ा 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस मतलब इन जनरल भाषा में आप समझना चाहते हैं तो वेव का इंटरफेयर होना मतलब इंटरफेरेंस होता है। देन उसके बाद कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ये भी हमने स्टडी किया। क्या होता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? The light waves which have the same frequency की जो वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। एंड दोनों का जो फेज डिफरेंस होता है ये नियरली इक्वल टू होता है 0। मतलब जो वेव्स होती है ये आर इन फेज होती है। अगर दो वेव्स ट्रैवल हो रही है एंड दोनों के दोनों अगर सेम फ्रीक्वेंसी की है एंड दोनों का जो फेज डिफरेंस है ये 0 है या फिर दोनों इन फेज है, दोनों वेव्स इन फेज है, तब हम बोल सकते हैं कि द लाइट सोर्स इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और द टू लाइट सोर्सेस आर द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ये हम बोल सकते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया एंड देन हमने पाथ डिफरेंस का हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, फेज डिफरेंस क्या है ये हमने स्टडी किया। एंड देन जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर बनता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये दो S1 एंड S2 आर द टू स्लिट्स। देन यहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ये किया था। देन उसके बाद ये है हमारा पॉइंट सोर्स, यहाँ से जो रेज आती है यहाँ से रेज आती है, तो ये बनती है। यहाँ पर कौन से पैटर्न बनता है, यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट बनती है, ये प्लेन वेव फ्रंट आता है और ये बीम जो है ये पैरेलल होती है। तो यहाँ से जो लाइट आती है ये क्या आती है, ये सेम फ्रीक्वेंसी की आती है, ये एक सिंगल सोर्स और ये दूसरा वाला सोर्स। और यहाँ पर ये वेव्स ऐसे ऐसी ट्रैवल होती है, ये ऐसे ऐसी ट्रैवल्स होती है। और जब ये मिलते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तब इंटरफेरेंस होता है। अगर ये दोनों का मिलना अगर पार्ट डिफरेंस होता है, मतलब अगर दोनों ये मिलते हैं एंड दोनों का पार्ट डिफरेंस अगर ये लैम्डा होता है, देखो पार्ट डिफरेंस, जो पार्ट डिफरेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या आया था, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू YD अपॉन कैपिटल D फॉर्मूला आया था। एंड दोनों का अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के प्रोपोर्शन में आता है, तब ये दोनों का अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के प्रोपोर्शन में आता है तब हमें मिलता है यहाँ पर ब्राइट स्पॉट। तो ये हमें सेंट्रल ब्राइट मिला है। देन उसके बाद ये वेव आती है और यहाँ की वेव आती है। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है, अगर ये पाथ डिफरेंस बच्चों ये YD अपॉन कैपिटल D, अगर ये पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2 के प्रोपोर्शन में होता है, तब ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होती है एंड हमें यहाँ पर मिलता है, हमें ये ब्राइट है और यहाँ पर मिलता है हमें डार्क स्पॉट। देन उसके बाद ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, ऐसे हमें एक फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है एंड उसी को हम बोलते हैं भैया, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं। एंड तभी ये प्रूव हो चुका है कि लाइट क्या है, एज अ वेव नेचर है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से एक वेव आ रहा है, यहाँ से एक वेव आ रहा है। अगर पार्टिकल होता तो ये ऐसे जाता है, यहाँ से क्या होता, रिफ्लेक्ट होता, और पार्टिकल होता तो ये इससे यहाँ जाता और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता, ये यहाँ नहीं जाता, ये यहाँ नहीं जाता। तो ये है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। और लाइट एज अ वेव ये है, ये यंग्स बाबा ने हमें बोला है, तो ये हमने स्टडी किया है। देन उसके बाद हमने नया कंसेप्ट स्टडी किया था, फ्रिंज विड्थ क्या होता है। क्या होता है फ्रिंज विड्थ? दोनों मतलब अगर यहाँ पर देखिए ये सेंट्रल ब्राइट है, देखो यहाँ पर अगर ये सेंट्रल ब्राइट है, ये एक फर्स्ट ब्राइट है एंड ये सेकंड ब्राइट है, तो दोनों ब्राइट फ्रिंज में का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। या फिर दोनों डार्क फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस होता है, दोनों डार्क फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस होता है, या फिर जिसको हम स्पॉट मान लो। सो द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू सक्सेसिव ब्राइट fringe or the dark fringe is called as the fringe width, and the fringe width is denoted by fringe width is denoted by the W and equals to, इसका फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये फॉर्मूला आता है, ये हमने स्टडी किया है। देन उसके बाद हमने स्टडी किया था फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, ये हमने स्टडी किया है। तो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है या फिर अभी तक मेरे आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है, तो पूरे के पूरे चैप्टर की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं एंड पूरे के पूरे चैप्टर्स देख सकते हैं।
ओके चलो आज का इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है यार, यहाँ पर ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पर डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, लेकिन उसका जो ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी कितना होता है, डार्क है तो फिर इंटेंसिटी कितना है, या फिर कभी कभी ऐसा टोटल डार्क नहीं आ सकता है, कभी कभी थोड़ा धुंधला धुंधला डार्क आता है, मतलब यहाँ पर परफेक्ट ब्राइट आएगा और यहाँ से इंटेंसिटी कम होगा, यहाँ पर टोटल डार्क नहीं आएगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, मतलब यहाँ पर एक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आएगा, देन उसके बाद और ब्राइट आएगा, ऐसा भी दिख सकता है। तो भाई ऐसा पैटर्न आ रहा है तो उसका इंटेंसिटी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क का डेरिवेशन भी आ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द obtain the expression for the maximum and the minimum intensity in the Young's double slit experiment of the in the Young's double slit experiment हमें फ्रिंजेस का जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना है ये हमें फाइंड आउट करने को बोला सकता है 2 मार्क के लिए। मतलब obtain the expression for the maximum and the minimum intensities in the Young's double slit experiment और in the fringes pattern of the Young's double slit experiment, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है तो इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो क्या है, when two light waves of a same intensity interfere, find the resultant intensity of the wave and discuss the resultant intensity when two waves interfere in phase and out of phase। देखो जब दोनों waves जब इंटरफेयर होते हैं, मतलब इंटरफ्रेंस उनका बनता है, तब मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न स्टडी किया तो यंग्स डबल स्लिट का तो यहाँ पर पहले वाला क्या था, ये सेंट्रल ब्राइट था, देन डार्क था, सेंट्रल देन फर्स्ट ब्राइट, देन डार्क, सेकंड ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट और ये थर्ड ब्राइट, देन उसके बाद ये ब्राइट पॉइंट थे और ये जो अंदर का जो गैप है ये क्या है, डार्क है। चलो मैं इसको कैसे बनाता हूँ, थोड़ा इसको ये करते हैं हम, ये देखो ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है और ये ब्राइट है। चलो और ये अंदर का क्या है भैया, डार्क है। तो अभी इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है यहाँ पर होती है भैया इंटेंसिटी मैक्सिमम। ऑफ कोर्स यार ब्राइट पॉइंट है, मतलब ब्राइट मतलब बहुत चमक रहा है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। अगर काला है, चमक नहीं रहा है तो इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर डार्क पॉइंट है तो इसका इंटेंसिटी क्या आएगा। तो एक बात हमने स्टडी की है, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। ये बात आपको याद रखनी है, इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इस लाइट का जो वेव्स है इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा और इसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। लेकिन जब वेव्स इंटरफेयर होते हैं, जब वेव इंटरफेयर होते हैं, अगर इसका एम्पलीट्यूड सपोज ज़्यादा है, इसका कम है, तब यहाँ पर परफेक्ट डार्क नहीं आएगा। ये भी हम वेरीफाई करने वाले हैं। अगर भैया दोनों वेव्स का अगर एम्पलीट्यूड सेम है एंड दोनों आउट ऑफ फेज है तो यहाँ पर परफेक्ट डार्क आएगा। और ये कैसे आएगा ये भी हम फॉर्मूले से वेरीफाई करने वाले हैं। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। सपोज मान लेते हैं कि एक वेव है और ये दूसरा वेव है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं, उनका इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर स्क्रीन पर हमें मिल रहा है। तो ये यहाँ पर एक वेव ऐसे आ रहा है, दूसरा वेव यहाँ से ऐसे आ रहा है और दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये जो वेव है इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ई इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि इसका इस वेव का ई इक्वल्स टू होता है E0 साइन ओमेगा टी होता है सपोज। और इस वेव का क्या होगा, ये दोनों क्या है, दोनों का जो फेज डिफरेंस है हम मान लेते हैं, दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, 5 फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E इक्वल्स टू आता है E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये ओमेगा टी प्लस 5 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों वेव्स में जो फेज डिफरेंस है ये कितना है, ये 5 का क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में। तो अभी हमें पता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है। तो अभी ये I मतलब क्या है, इंटेंसिटी है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों वेव्स है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट वेव क्या आएगा इसका, E इक्वल्स टू
E इक्वल्स टू आता है यहाँ पर ये E1 प्लस E2 आता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें पता है, अगर हम रिजल्टेंट वेव्स फाइंड आउट करते हैं तो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव देखा या फिर सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम देखा हमने ऑसिलेशन चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव या फिर सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, दोनों वेव्स का क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। तो इसका E है, इसका यहाँ पर इसका E1 मान लेते हैं, इसका E2 मान लेते हैं। तो ये क्या आएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 आएगा। तो दोनों का एडिशन कर लीजिए, क्या आएगा, E इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, ये E0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस E0 इंटू ये E0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके चलो बाहेर जा, क्लास चालू आहे बाहेर जा, नंतर या, जा जा जा। ओके तो सॉरी, ओके E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ रहा है। थोड़ा आपको 2 मिनट बच्चों याद यहाँ पर ध्यान देना है, जस्ट 2 मिनट आप ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर हम E0 कॉमन निकालेंगे, आपके बुक में डायरेक्टली दिया है, आपके बुक में डायरेक्टली क्या दिया है बाबा, आपके बुक में डायरेक्टली दिया है यहाँ पर 2, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, जो आपके बुक में डायरेक्टली दिया है वही मैं लिखता हूँ, 2E0 cos 5/2 साइन ओमेगा टी 5/2, ये डायरेक्टली दिया है। तो मैं वही लिखता हूँ 2E0 cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। यस, ये आपके बुक में डायरेक्टली दिया है, लेकिन इसका अगर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स से तो ये आपको इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा। दैट इज E इक्वल्स टू क्या होता है, 2E0 इंटू cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 होता है। तो अभी इसका कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए E0 है, यहाँ पर E0 है, तो E0 कॉमन निकालेंगे। बहुत सी सीधी सी बात है, E0 कॉमन निकालेंगे एंड बचता क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको हम थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएंगे सिंपल। चलो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे राउंड अप। ये स्टेप हमारा आने वाला है, मतलब लास्ट स्टेप आने वाला है। अभी इसको सॉल्व कर कैसे करने का है, इसको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप आने वाला है। आपके बुक में डायरेक्टली दिया है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये E0 मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। E0 कॉमन निकालने के बाद ये बचता है साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5 बचता है। और आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला यूज़ करना है। मैथ वाले बच्चे चलो, ये साइन ओमेगा टी मतलब साइन A एंड साइन ओमेगा टी प्लस 5 मतलब साइन B, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो कैसे आएगा यहाँ पर फॉर्मूला बच्चों, देखो साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या आता है, साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या आता है, B इक्वल्स टू, जस्ट 1 मिनट, ये चलो बाहर, चलो बाहर, ओके 1 मिनट जस्ट। चलो ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 इंटू कॉस A माइनस B अपॉन 2। तो इस फॉर्मूला का जब आप एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली ये आंसर मिल जाता है। तो मैं आपको करके दूँ, चलो। तो ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या है, ये अभी देखो, ये E इक्वल्स टू आता है यहाँ पर ये E0 इंटू साइन A प्लस B। तो ये 2 आएगा एज इट इज़, तो यहाँ पर 2 आता है, ये साइन आता है, देन A प्लस B अपॉन 2 आता है, तो A प्लस B, तो A क्या है, ओमेगा 2 है, B क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 है, और ये अपॉन क्या आता है, 2 आता है। देन इंटू कॉस ये A माइनस बी, यहाँ पर B क्या है, ओमेगा टी माइनस 5, तो ये माइनस ओमेगा टी माइनस 5 आएगा, अपॉन ये आता है 2 आता है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी इसका हम सॉल्व करेंगे तो E0, ये 2E0 में इसको लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2E0 इंटू ये आएगा साइन, और ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा 2 कितना आता है, 2 ओमेगा टी आता है, तो यहाँ पर ये आएगा 2 ओमेगा टी, ये प्लस आएगा 5 अपॉन ये आएगा 2, देन ये आता है कॉस, देन ये आता है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है, माइनस 5 बचता है, तो ये माइनस 5/2 आता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए तो फाइनल क्या आएगा, 2E0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू ये कॉस क्या आता है
5/2 आता है। यही हमारा लास्ट वाला इक्वेशन था। यस, तो ये आता है हमारा लास्ट वाला इक्वेशन। तो अभी E इक्वल्स टू यहाँ पर जो वेव्स आया है, हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिला है E इक्वल्स टू 2E0 इंटू कॉस 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ये डायरेक्टली आपके बुक में डायरेक्टली दिया है। मतलब ये स्टेप के बाद डायरेक्टली आपको ये स्टेप दिया है, लेकिन ये पूरा मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको ये इक्वेशन मिलेगा। यस, तो चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, मिनिमम कहाँ पर रहता है, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम रहे तो इंटेंसिटी क्या आएगा, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट डिफरेंट आए तो इंटेंसिटी क्या आएगा, ये हम देखने वाले हैं। चलो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर दो नोट डाउन। इसको किया, चलो करूँ रफ। यस, अभी देखो इसको मैं रब करता हूँ, ये देखो ये वेव्स को भी मैं रब करता हूँ। यस, तो अभी हमें फाइनल जो इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ E इक्वल्स टू ये 2E0 इंटू ये कॉस को मैं पहले लिखता हूँ, कॉस ये आएगा 5/2 इंटू ये आता है साइन ओमेगा टी प्लस ये आता है 5/2, और ये 2E0 इंटू कॉस 5/2 इसको मैं बोलता हूँ एम्पलीट्यूड। क्योंकि वेव्स कैसे रहता है, y इक्वल्स टू ये साइन ओमेगा टी के फॉर्म में वेव्स रहता है, साइन वेव या फिर जो लाइट वेव है, साउंड वेव है, कौन सा भी वेव इस इक्वेशन में फॉर्म में रहता है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये ऐसे बिहेव होता है। ओके, इस इक्वेशन का कर्व कैसे आएगा, ऐसे आएगा। मतलब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है ये एम्पलीट्यूड रहेगा, ऑफ कोर्स यार ये एम्पलीट्यूड रहेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये एम्पलीट्यूड रहेगा, और ये साइन ओमेगा टी प्लस ये कुछ एंगल है। यस, ये क्या है, फेज डिफरेंस है। यस, चलो अभी इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इसके फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आता है, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2E0 इंटू कॉस 5/2। चलो बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, जस्ट ओवर मिनट। ओके सॉरी यार, बच्चे ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ओके, ए इक्वल्स टू 2E0 इंटू कॉस ये आता क्या आता है, कॉस 5/2, ये आता है एम्पलीट्यूड। तो अभी हमें पता है यार जो इंटेंसिटी होता है, जो आई होता है, ये क्या है बच्चों, जो आई है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पर कुछ ले तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू हम A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड क्या है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ उसको क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है E0, या फिर इसको हम I0 भी नाम देख सकते हैं। E0 नहीं देंगे, यहाँ पर हम I0 नाम देंगे इसको। I इक्वल्स टू यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके एम्पलीट्यूड के इसके आएगी। यहाँ पर मैं क्या नाम दूँ, आपके बुक में जो नाम दिया है मैं वही दूंगा। आपके बुक में क्या नाम दिया है इसको, अच्छा I0 इक्वल्स टू E0 दिया है। ओके चलो 1 मिनट जस्ट। ओके सॉरी यार, क्योंकि बच्चे आ जाए हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी क्या बताएं। चलो, तो ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2E0 इंटू कॉस 5/2। तो यहाँ पर आपके बुक में जो डिनोट किया है इसको ए से नहीं डिनोट किया है, आपके बुक में जो सिंबल इसको यूज़ किया है ये इसको हम ई बोलते हैं। ये जो ई है इसको ई से उन्होंने क्या किया है, मॉड ऑफ ई से उसने क्या किया है, E0 से डिनोट किया है। तो जो इंटेंसिटी होती है ये क्या होती है, इंटेंसिटी अगर हम I0 इनिशियल इंटेंसिटी की बात करें तो इनिशियल इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है, ये आएगा मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ E0 आएगा। एंड फाइनल इंटेंसिटी अगर हम बात करें तो फाइनल इंटेंसिटी इक्वल्स टू आता है, ये मॉड ऑफ क्या आता है, ई आता है। ये ई मतलब क्या है, ये ई मतलब ये टोटल ई नहीं है, इसको हम ई डैश बोलेंगे, तो इसको हम ई डैश बोलेंगे। तो ई डैश मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो ई डैश होता है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। किसका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड होता है। यस, तो अभी एम्पलीट्यूड तो ये है और इंटेंसिटी हमें पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। एंड ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ
एम्पलीट्यूड होती है। यस, तो अभी इसका हम क्या करेंगे, अभी स्क्वायर निकालेंगे इसका। तो I इक्वल्स टू क्या आता है, I इक्वल्स टू ये आता है, इसका स्क्वायर आता है। तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आता है मॉड ऑफ 2E0 इंटू कॉस ऑफ 5/2 और इसका क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा। तो इसका स्क्वायर क्या आता है 4, ये E0 स्क्वायर इंटू ये क्या आता है cos 5/2 आता है। और ये I0 इक्वल्स टू E0 का ये क्या आता है, स्क्वायर आता है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो E0 स्क्वायर को मैं I0 लिख सकता हूँ, तो ये आएगा 4I0 इंटू कॉस 5/2 और जो इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी का ये आता है हमारे पास ये फाइनल फार्मूला I इक्वल्स टू 4I0 इंटू कॉस 5/2। न्यूमेरिकल जब पूछे जाएंगे, अगर आपको पूछा गया फाइनल इंटेंसिटी कितनी होती है, इनिशियल इंटेंसिटी के 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। और ये cos 5/2 तो ये तो कांस्टेंट है, और ये 4I0 टाइम्स क्या होती है, मतलब 4 गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर जो इंटेंसिटी फाइनल है ये इनिशियल के 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम रहे तो देखो, अगर एम्पलीट्यूड क्या है, देखो एक मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ। जो इंटेंसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होती है। अभी ये E को E0 I0 को भूल जाओ, और यहाँ पर हमें बताया है इंटेंसिटी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 होती है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, इंटेंसिटी है 2E0 है, तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो I इक्वल्स टू क्या आती है, I इक्वल्स टू क्या आती है 4 टाइम्स क्या आती है, I0 आती है, 4 टाइम्स क्या आती है, I0 इंटू कॉस 5/2 आती है। मतलब जो इंटेंसिटी वैरी होती है ये 0 होती है कब, जब डार्क टोटली डार्क है तब 0 होती है, एंड टोटली जब ब्राइट हो तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I0 होती है। मतलब जो मैक्सिमम होती है ये 4I0 होती है। ये लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे केस 1 एंड केस 2 में, जब वेव्स इंटरफेरेंस जब होता है, वेव्स का जब इंटरफेयर होते हैं, अगर ये इन फेज में आए तो क्या होता है, एंड आउट ऑफ फेज में आए तो क्या होता है। मतलब ये फाई जो है अगर 0 है तो क्या आ जाए, एंड पाई है तो क्या आ जाए, ये हम लास्ट में स्टडी करेंगे। लेकिन जो इंटेंसिटी वैरी होती है ये 0 टू क्या होती है, 4I0 तक वैरी होती है। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, मतलब ये जो सेंट्रल जो डार्क है, सेंट्रल जो ब्राइट है, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, यहाँ से कम कम होती जाएंगी, यहाँ पर 0 रहेंगी, देन उसके बाद और इंक्रीज हो जाएंगी 4I0 तक पहुँच जाएंगी, देन उसके बाद और डिक्रीज हो जाएंगी, और इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 इंटेंसिटी होती है, और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ये रहा टोटली क्या रहा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। और फाइनली जो इंटेंसिटी होती है I इक्वल्स टू 4I0 इंटू क्या होती है, cos 5/2 होती है। अभी हम 2 केसेस स्टडी करेंगे, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है एंड मिनिमम कब होती है। हमें पता चला कि ब्राइट स्पॉट को मैक्सिमम होती है, एंड अगर डार्क स्पॉट है टोटली तो मिनिमम होती है। तो मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये हम स्टडी करेंगे। चलो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कीजिए, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, एंड बहुत जल्दी आपको अभी नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा नोट्स का। आई थिंक कल आपको थर्मोडायनेमिक्स नोट्स मिलेंगे, एंड ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको वेव ऑप्टिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, इसको रब करो अभी मैं। यस, चलो ये हमारा फाइनल फार्मूला बचना चाहिए, क्योंकि हमें केसेस स्टडी करना है। ओके, हमारा चैप्टर जो है 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू 4 टाइम्स, तो ये हमारा मेन फार्मूला आया है I इक्वल्स टू 4 टाइम्स। चलो ये वाला जो पेन है यही अच्छा है। I इक्वल्स टू 4 टाइम्स I0 इंटू कॉस 5/2। तो केस 1, तो यहाँ पर हम केस फर्स्ट स्टडी करेंगे। अगर दोनों वेव्स इन फेज है, सो इफ 2 वेव्स आर इन फेज, अगर दोनों वेव्स फेज में हैं तो जो फेज डिफरेंस होता है ये कितना होता है, 0 होता है। तो अभी इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो फाई की जगह पर आपको 0 पुट करना है, तो I इक्वल्स टू आता है ये 4 टाइम्स I0, ये 4 टाइम्स I0 इंटू ये cos इंटू फाई की जगह पर 0 पुट कीजिए, 0/2 आएगा। तो ये cos 0 का वैल्यू कितना आता है, 0/2 मतलब 0 आता है, cos 0 का वैल्यू आता है 1, तो यहाँ पर ये आएगा 4 टाइम्स ये आएगा I0।
और ये आता है यहाँ पर I आता है। तो I इक्वल्स टू क्या आता है 4 टाइम्स I0 आता है। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती है 4 टाइम्स I0 आती है जब वेव्स इन फेज में है। एंड केस 2 में जब वेव्स आउट ऑफ फेज है तब क्या आएगा हम देखेंगे यहाँ पर। केस 2 में चलो सेकंड केस की स्टडी करेंगे। इफ 2 वेव्स आर आउट ऑफ फेज और इफ 2 वेव्स आर इन आउट ऑफ फेज, if 2 waves are in out of phase, अगर आउट ऑफ फेज में रहते हैं तो उसका जो फाई एंगल बनता है ये बनता है पाई रेडियन। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे I इक्वल्स टू 4I0 इंटू कॉस पाई बाय या 2 आता है 5/2 मतलब 5 की जगह पर पाई पुट किया तो cos 90 का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। तो ये 4I0 इंटू ये आएगा 0 और इंटेंसिटी आती है यहाँ पर 0। मतलब ये रही मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती है बच्चों 4 टाइम्स इनिशियल इंटेंसिटी आती है। एंड जो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आती है यहाँ पर 0 आता है, जो कि टोटली डार्क स्पॉट मिलता है, टोटली हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। यहाँ पर टोटली हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है, हमें टोटली ब्राइट फ्रिंज मिलती है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। मतलब जो इंटेंसिटी वैरी होती है, अगर आपको किसी ने पूछा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का ये कैसे होता है 0 to 4I0 क्या होता है वैरी होता है, ये आपको कहना है। यस, तो ये हो गया इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इन केस अगर ये दोनों वेव्स है सपोज और इस दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये सेम एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ पर अभी तक स्टडी क्या किया है। देखो E इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला आया है 2E0 इंटू कॉस 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ये जो हमारा फॉर्मूला आया था यहाँ पर हमने E0 मतलब जो E है ये हमने कॉमन लिया था, क्योंकि इसका E1 क्या है E1 इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी और इसका क्या आता है इस सेकंड वेव का ये इंटरफेस होते हैं यहाँ पर। इस सेकंड वेव का E इक्वल्स टू E0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमने यहाँ पर बच्चों क्या कंसिडरेशन किया था, ये जो E0 है E0 क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है। ये हमने एम्पलीट्यूड सेम कंसिडर करके ये हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फाइंड आउट किया है या फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने स्टडी किया है। लेकिन अगर भैया इंटेंसिटी अगर अलग अलग है या फिर एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग है तो इंटेंसिटी कैसे आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यस, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी। यस, ले लिया। चलो अभी सेकंड केस हम स्टडी करेंगे, अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो कैसे आएगा। हमें पता है अगर एम्पलीट्यूड क्या है डिफरेंट है तो कैसे आएगा। देखो यहाँ पर भी दोनों केसेस है, यहाँ पर एक जो वेव्स है ये ऐसे जा रही है, दूसरी वेव्स ऐसे जा रही है और दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है डिफरेंट है। इसका एम्पलीट्यूड है E01 एंड इसका एम्पलीट्यूड है E02। तो इसका फिर रिजल्टेंट E इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका दोनों का क्या आएगा एडिशन आएगा। E इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ E01 प्लस E02 आएगा। एंड इंटेंसिटी क्या आएगी, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या आती है इसका स्क्वायर होती है E0 प्लस E02 इसका क्या होती है स्क्वायर होती है। मतलब एम्पलीट्यूड सपोज इसका हम मान लेते हैं कि सपोज इसका 5 है और इसका 7 है एंड दोनों वेव्स इन फेज है। ये कंडीशन किसका है, इफ 2 वेव्स आर इन फेज एंड दोनों वेव्स फेज में है तब इसका हम क्या करते हैं वेक्टर एडिशन करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है सेम होता है। क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द क्रस्ट ऑफ अनदर और ट्रफ ऑफ वन वेव कोइंसाइड विद द ट्रफ ऑफ अनदर। तो ये 7 + 5 इसका एडिशन होता है, इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो ये इन फेज की बात हुई है। अगर ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होते तो क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों का हम क्या करते हैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करते हैं। चलो आउट ऑफ फेज की अगर हम बात करें तो ये क्या आता है E इक्वल्स टू क्या आता है यहाँ पर आएगा E01 माइनस E02 और इसका इंटेंसिटी इक्वल्स टू आएगा E01 माइनस E02 और इसका क्या आएगा बच्चों स्क्वायर आएगा। यस, ये किसकी बात है, ये आउट ऑफ फेज की बात है, ये आउट ऑफ फेज की
बात है। ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होती है क्या? नहीं। इसकी हम बात करें, इसकी 5 है, इसकी 7 है, तो क्या आएगा बच्चों? इसकी 5 है, इसकी 7 है, तो 5 - 7 - 2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर होता है 4। मतलब इंटेंसिटी यहाँ पर हमें मिल रही है। देखो वेव्स आउट ऑफ फेज है तभी भी हमें इंटेंसिटी मिल रही है, मतलब इसका अर्थ एक ही होता है। यहाँ पर जो टोटल डार्क पॉइंट आना चाहिए था, ये टोटल डार्क पॉइंट नहीं आता है, इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, मतलब ये भी थोड़ा हमें क्या दिखेगा? ब्राइट दिखेगा। एंड जो इंटरफेरेंस जो पैटर्न है परफेक्टली ब्राइट डार्क ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं आता है। टोटली क्या आता है? ब्लरी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है और एकदम अच्छे से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसकी वजह से हमने जो यंग्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने क्या बोला था आपको? जो लाइट सोर्स यूज़ करते हैं वो क्या करना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, वेवलेंथ सेम चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी लेक्चर में हम आगे आपको सिखाने वाले हैं कि गुड इंटरफेरेंस ऑफ पैटर्न या फिर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न लाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। देखो अभी आपको एक पता चल गई चीज़ कौन सी है भैया? एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। कुछ भी हो जाओ यार, कुछ भी हो जाओ, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी ब्राइट कंप्लीटली मिलेगा, तभी डार्क कंप्लीटली मिलेगा। मतलब डार्क है तो टोटली डार्क जाना चाहिए, वो ज़्यादा मतलब डार्क है लेकिन ब्लर दिख रहा है और उसमें ही क्या हो रहा है? चमक रहा है, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो अगर हमें परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न अगर मिलना है तो एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, तभी ये यहाँ पर मैक्सिमम आएगा और यहाँ पर मिनिमम मतलब 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम 0 आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग है। तो अभी हम स्टडी करेंगे केसेस। कौन से केसेस? या फिर कंडीशन, और ये बहुत ही आईएमपी है। आपके यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है कौन सा नंबर का है, एक बार मुझे चेक करने दो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ गुड इंटरफेरेंस पैटर्न एंड अ गिव रीजन। अच्छा, कौन कौन से कंडीशन ऐसे हैं भैया कि जिस कंडीशन को हम अप्लाई करके हम गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ला सकते हैं एंड उसका रीजन क्या है? एक हमने स्टडी किया, ऐसे हम 4-5 स्टडी करने वाले हैं जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, जस्ट हमें रिकॉल करना है एंड पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है। ठीक है, सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आगे का जो ये लेक्चर है, मतलब ये जो अभी मैं बीट पढ़ाने वाला हूँ आपको, व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑब्टेन द गुड इंटरफेरेंस पैटर्न, ये VVIMP है, 2 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, रफ करो इसको। चलो, अरे महबूब का जो बस लेते हैं नाम, लेकिन उनको क्या पता है जो फिजिक्स का लेते हैं नाम। अरे उनकी जो नैया है बहुत जल्दी पास हो जाती है। चलो, तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑब्टेन अ गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर हमें गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है तो गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के कंडीशंस क्या है? गुड इंटरफेरेंस पैटर्न कंडीशंस। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है भैया, ये आपको 4-5 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क का ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही IMP कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट कंडीशन है, जो हम 2 सोर्स ऑफ लाइट जो यूज करते हैं, ये 2 वेव्स जो हम यूज करते हैं, द 2 वेव्स और द 2 सोर्स ऑफ लाइट शुड बी अ कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए यार। तो फर्स्ट कंडीशन लिख लो, और ये क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। द 2 सोर्स ऑफ लाइट should be coherent, देखो कोहेरेंट क्यों होना चाहिए? मैंने आपको कोहेरेंट का डेफिनेशन बताया था। व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? जब दोनों वेव्स का जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, इफ द 2 वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग द सेम फेज डिफरेंस, दोनों का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर n की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एंड द फेज डिफरेंस विल बी द सेम।
सो दैट्स वाई। और ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी सेम है एंड फेज डिफरेंस अगर दोनों का सेम है तो हमें परफेक्ट जो पैटर्न हमें मिलना चाहिए ये मिलता है। मतलब एक तो परफेक्ट डार्क मिलता है या फिर परफेक्ट क्या मिलता है, यहाँ पर परफेक्ट ब्राइट तो मिलता है और यहाँ पर परफेक्ट डार्क तो मिलता है। तो ये कंडीशन है कि दो सोर्सेज जो है ये क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। यस, ये है फर्स्ट। देन सेकंड जो यहाँ पर केस है, सेकंड जो कंडीशन है ये होना चाहिए कि द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी अ मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब सेम कलर वाले। ओके, तो क्या है, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर वाले। और सिंगल कलर वाले ही हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पाथ डिफरेंस होता है, देखो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, या फिर फ्रिंज विड्थ का देखो, ठीक है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं। डेल्टा यल इक्वल्स टू ये होता है बच्चों वाई डी अपॉन, ये क्या होता है, वाई डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या होता है, एन लैम्बडा या फिर 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2। अगर इन फेज में है तो n लैम्बडा एंड आउट ऑफ फेज में है तो 2n-1 लैम्बडा बाई 2। देखो मतलब लैम्बडा पर डिपेंड होता है जो पाथ डिफरेंस है, या फिर जो कि y है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड आर्क, ये जो y है या फिर d है, ये d नहीं है लेकिन ये y जो है या फिर पाथ डिफरेंस जो है ये लैम्बडा के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम दो कलर के अलग अलग यहाँ पर से वेव पास करें तो क्या हो जाता है, इसकी वेवलेंथ अलग, इसकी वेवलेंथ अलग, तो यहाँ पर हम लैम्बडा किसकी वैल्यू पुट करें भाई, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस मिलता है ये ब्लरी और कलर वाला मिलता है। और हमें मतलब ये नहीं होता है यहाँ पर कि परफेक्ट ब्राइट है या फिर परफेक्ट डार्क है, ये हमें पता ज़्यादा जल्दी से नहीं चलता है। मतलब हमें गुड इंटरफेरेंस अगर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है यार, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, किसी भी हालत में गुड इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्टेन करना है, तो हम क्या प्रिकॉशन लेंगे, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी द मोनोक्रोमैटिक। यस, हो गया, यस, ओके, चलो रफ करो, इसको मिटा दूं। ओके, अभी थर्ड कंडीशन क्या आएगा बच्चा, थर्ड कंडीशन, अरे यार अभी अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, द टू सोर्स ऑफ लाइट should have the same amplitude. The two source of light wave, the two source of light wave should have same amplitude. सेम एम्पलीट्यूड क्यों चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया है। देखो बच्चों, एम्पलीट्यूड हमें सेम क्यों चाहिए, थोड़ा डिफरेंट नहीं चलेगा। सेम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है, मतलब परफेक्ट ब्राइट एंड परफेक्ट डार्क, ये दोनों हमें फ्रिंजेस चाहिए। एक तो परफेक्ट ब्राइट चाहिए, नहीं तो परफेक्ट डार्क चाहिए। तो ये कैसे आएगा, अगर अभी हमने स्टडी किया कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू ये दोनों का क्या होता है, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर सेम नहीं होता तो इंटेंसिटी हमें मिनिमम नहीं मिलती, मतलब हमें आई जो है, आई मिनिमम हमें 0 ही चाहिए, इसके हमें जो इंटेंसिटी है मिनिमम 0 ही चाहिए। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा होती है तो हमें यहाँ पर परफेक्ट डार्क नहीं मिलता है। तो अगर एम्पलीट्यूड हमारा सेम रहता है तो यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम क्या होती है, 0 होती है, एंड इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होती है, यहाँ पर 4I0 होती है। तो हमें यहाँ पर परफेक्ट ब्राइट और परफेक्ट डार्क पॉइंट मिलते हैं। तो उसकी बदौलत हमें क्या होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड का जो वेव्स है हमें यूज़ करना चाहिए टू ऑब्टेन द गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये बात सही है। ओके, तो अभी चौथा पॉइंट क्या है, क्या हो गया, कोहेरेंट हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमैटिक, सेम कलर, सेम एम्पलीट्यूड हो गया। देन उसके बाद सेम वेवलेंथ मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट। ओके, देन उसके बाद जो चौथा जो पॉइंट आता है बच्चा कंपनी, ये हम जो स्लिट यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये दो स्लिट यूज़ करते हैं, S1 एंड S2, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है बच्चों, स्मॉल d है। इसका डिस्टेंस, स्क्रीन एंड स्लिट का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। सो द स्लिट शुड बी a very small d
means distance between the two slit is very small as compared to the distance between slit and the screen. क्या आएगा? D is very small as compared to कैपिटल D होना चाहिए. तो इसका वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट शुड बी अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन. ये क्या है बच्चों लोग? ये स्क्रीन है और ये क्या है? ये स्लिट है. तो स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D है. और ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है फेस, या फिर हम इसको ये बोलेंगे फ्रिंज विड्थ W इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है. ओके, या फिर हाँ ठीक है, या फिर जो फेस डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा L इक्वल्स टू होता है ये y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D होता है. देखो हमें क्या होना चाहिए? हमें फ्रिंज विड्थ ज़्यादा चाहिए. अगर फ्रिंज विड्थ बड़ी होती है तो हमें परफेक्ट जो पॉइंट है ये दिखता है. फ्रिंज विड्थ बड़ी मतलब क्या है? जो ब्राइट पॉइंट है ये बड़ा होना चाहिए और जो डार्क जो पॉइंट है ये भी उतना ही होना चाहिए. क्योंकि ऐसे जब होता है और उतना ही होता है, जब ऐसे होता है ये बड़ा वाला जब फ्रिंज विड्थ होता है तब हमें दिखता है कि यार परफेक्ट जो है ब्राइट डार्क मतलब गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हो चुका है. मतलब यहाँ पर क्या चाहिए? ये स्मॉल d जो है ये वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल D. क्यों चाहिए? क्योंकि देखो यहाँ पर पता है आपको कैपिटल D जितना ज़्यादा उतना क्या होती है? फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होती है. मतलब कैपिटल D ज़्यादा चाहिए और स्मॉल d जितना कम उतनी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा. मतलब हम क्या करेंगे? स्मॉल d को बहुत कम रखेंगे एज कम्पेयर टू कैपिटल D. ठीक है, चलो 4 के 4 पॉइंट समझ में आ गए. अभी एक ही पॉइंट लास्ट बचा है. जब हम पोलराइज्ड लाइट यूज़ करते हैं तब हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए. ओके, सो इसको लिख लो. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. ले लिया स्क्रीनशॉट? यस, बहुत अच्छे. तो अभी हम स्टडी करेंगे जब हम पोलराइज्ड लाइट यूज़ करते हैं तब हम क्या प्रिकॉशन लेंगे. ओके, चलो 5 नंबर का पॉइंट हम लिखते हैं. इसी पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इफ वी यूज द पोलराइज्ड लाइट देन द पोलराइजेशन शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. अगर हम पोलराइज्ड लाइट यूज़ करते हैं, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ये हमारा 25% में डिलीट हो चुका है. इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन आपके काम के नहीं है वो. क्योंकि लेकिन एक बात याद रख लो आप, कि आपके जस्ट बोर्ड के काम में नहीं है. अगर आप CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके काम में है. तो इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तो आप वो देख लेना. ओके, सो इन पोलराइज्ड लाइट स्टेट ऑफ जो वाइब्रेशन होता है या फिर स्टेट ऑफ जो वेव मोशन होता है ये क्या होता चाहिए? इन द पोलराइज्ड लाइट होना चाहिए और इन द सेम स्टेट होना चाहिए. तभी हमें क्या मिलता है? गुड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है. सो दीज आर द पॉइंट्स. ये नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएंगे. इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन. लेकिन ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद करना है. ये आपको याद आ रहा है तब आप इसके नीचे लिख सकते हैं. कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए एंड इन फेज होना चाहिए दो वेव्स. टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक मतलब लैम्बडा सेम होना चाहिए. द टू सोर्स ऑफ लाइट हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें मिनिमम इंटेंसिटी 0 ही चाहिए और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें 4I0 ही चाहिए. अगर मिनिमम इंटेंसिटी 0 से अगर थोड़ी ज़्यादा आती है तो हमें परफेक्ट डार्क पॉइंट नहीं मिलता है और हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये अच्छे से नहीं बन पाता है. तो सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए. देन स्मॉल d इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल D होना चाहिए. एंड अगर पोलराइज्ड लाइट है तो क्या होना चाहिए? सेम स्टेट ऑफ पोलराइज्ड लाइट हम यूज़ करने चाहिए. ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक अलग पोलराइज्ड लाइट यूज़ किया, दूसरे बात अलग पोलराइज्ड लाइट यूज़ किया तो यहाँ पर क्या हो जाता है? लाइट का स्टेट चेंज हो जाता है. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. यस, ये सबको पता चले. ओके, तो अभी इसी लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि कोहेरेंट लाइट सोर्स तो हमें यूज़ करना चाहिए मतलब गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए. लेकिन भैया ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे बनाए? ये भी तो एक मतलब टास्क है. ठीक है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हमें यूज़ करना चाहिए, बट हाउ टू डेवलप और हाउ टू ऑब्टेन दिस कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, इसके 2 मेथड हैं. हम इसी लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं एंड यहाँ पर हम मतलब 2 पॉइंट स्टडी करने के बाद हम स्टॉप होते हैं लेक्चर को. ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. इसको मैं मिटा देता हूँ. चलो मिटा दो इसको. ओके, अरे फिजिक्स का जो
बस लेते हैं नाम, अरे उनकी जो नैया है पार हो जाती है आसान। चलो अभी हमें कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बनाना है, तो कैसे बनाए? सबसे पहले हमें जान लेते हैं। हम यहाँ पर टाइटल लिखते हैं मेथड्स फॉर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या है पहले कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? द लाइट वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर दो वेव्स है, दोनों वेव्स का अगर दो सोर्सेस है, ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट कब हो सकते हैं? यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है एंड दोनों का जो फेज डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और ये थ्रू आउट टाइम के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये यहाँ तक गया, यहाँ तक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और यहाँ से भले ही यहाँ पर आउट ऑफ फेज हो या फिर इन फेज हो, ये चलता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इन फेज होना चाहिए या फिर आउट ऑफ फेज होना चाहिए, ऐसे नहीं है। इन फेज हो, आउट ऑफ फेज हो, चलता है, लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये थ्रू आउट टाइम के लिए होना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इसके दो मेथड है ऑब्टेन करने के लिए। फर्स्ट है, आपके यहाँ पर बुक में दो मेथड दिए हैं। इसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स क्या क्या है कोहेरेंट सोर्स के? लेज़र लाइट, जो लेज़र लाइट है ये क्या है? लेज़र लाइट क्या है? इट इज द एग्जांपल्स ऑफ द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो फर्स्ट जो मेथड है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये किया है, सो उसको बोलते हैं लियोर्ड्स मिरर। तो LIOYDS, ये जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग थोड़ा आप ये करो, लियोर्ड्स मिरर। तो एक मिरर का यूज़ करके हमें टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिलते हैं या फिर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मिरर है, यहाँ पर ये मिरर आपको रखना है एंड ये सपोज मान लेते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से वेव्स आता है और यहाँ पर क्या है? हमारा स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन है। तो यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्शन का यूज़ करके लियोर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया है? एक लियोर्ड्स मतलब एक मिरर है, जस्ट उन्होंने मिरर यूज़ किया है और इसको हम लियोर्ड्स मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लियोर्ड साइंटिस्ट ने इसको क्या किया है? डिस्कवर किया है। देखो यहाँ से वेव्स क्या आता है, यहाँ पर से पास होता है, यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे ऐसे स्क्रीन पर क्या होता है? गिरता है। देन कुछ वेव्स यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से क्या होते हैं बच्चों? रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं? ये वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं, यहाँ से कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर यहाँ पर ये क्या होते हैं? इंटरफेयर होते हैं। यहाँ पर ये इंटरफेयर होते हैं और यहाँ पर ये मिलते हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर हमें एक लाइट मिलती है जो कि क्या है? यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, मतलब ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। हो यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे मिल रहा है? क्योंकि देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा सेम इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, जस्ट ये वेव्स क्या हो रहा है? यहाँ से जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस वेव को इंटरफेयर कर रहा है, मतलब अड़ा रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। और जब वेव का इंटरफेयर होगा, जब वेव का इंटरफेयरिंग होगा तभी हमें इंटरफेरेंस मिलता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए हमें टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हमें ऑब्टेन करने के लिए हम लियोर्ड्स मिरर का, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट यही है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड है फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड जो मेथड है, सेकंड वाला फ्रेस्नेल बायप्रिज्म मेथड है। फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। तो यहाँ पर फ्रेस्नेल बायप्रिज्म मेथड में क्या होते हैं? टू प्रिज्म यूज होते हैं और यहाँ पर रिफ्रैक्शन फेनोमेनन का यूज करके फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या किया है? ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पर जस्ट टू प्रिज्म होते हैं। एक प्रिज्म यहाँ पर मैं ये करता हूँ, एक प्रिज्म होता है और ये दूसरा वाला प्रिज्म ऐसे होता है, जिसका दो प्रिज्म का जो वर्टेक्स एंगल है इसको हम अगर जोड़ देते हैं पैरेलली, मतलब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसे रखता हूँ पैरेलली, तो यहाँ पर इसका जो बेस है सेम है, एक प्रिज्म है और ये नीचे वाला जो प्रिज्म है और यहाँ का जो वर्टेक्स एंगल कितना होता है? नियरली इक्वल टू 179 डिग्री टू 180 डिग्री होता है। आपके बुक में 180 डिग्री दिया है लेकिन 179 भी क्या होता है? चल जाता है 179। ओके, 179 और 180 भी क्या होता है? चल जाता है। ओके, तो और इसका जो प्रिज्म का जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एक्यूट एंगल होता है, ये बच्चों नियरली अबाउट 1 डिग्री होता है या फिर
30 मिनट, मतलब 30 मिनट से 1 डिग्री तक क्या होता है, ये वैरी होता है। आपको दो एंगल यहाँ पर याद रखने हैं। प्रिज्म का जो बायप्रिज्म का जो वर्टेक्स एंगल है ये कितना है, वर्टेक्स एंगल शुड बी 179 डिग्री टू 180 डिग्री एंड प्रिज्म का जो एंगल है, प्रिज्म का जो एक्यूट एंगल है, प्रिज्म एंगल शुड बी 30 मिनट टू 1 डिग्री, ये होना चाहिए। एंड जब हम बायलैटरली ये टू प्रिज्म हम कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द बायप्रिज्म। और फ्रेस्नेल ने ये मेथड डिस्कवर किया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल बायप्रिज्म मेथड टू ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यस, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पर एक हमने सोर्स रखा है जिससे क्या होता है, लाइट वेव्स पास होता है, जिससे लाइट वेव जनरेट होता है। यहाँ से ये लाइट जा रही है, यहाँ पर गिरेगी, यहाँ से ये लाइट जा रही है, यहाँ पर गिरेगी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर हम स्क्रीन रखते हैं। ओके, चलो यहाँ से ये लाइट सोर्स जा रही है, यहाँ से ये लाइट सोर्स जा रही है, यहाँ से। अभी ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, लेकिन प्रिज्म से लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज करता है। इसका डायरेक्शन अगर ये रहा तो ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा रिफ्रैक्ट होता है। इसका डायरेक्शन ये रहा तो ये क्या होता है, थोड़ा रिफ्रैक्ट होता है। ये इसे, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये वर्टेक्स एंगल वगैरह पूरी चीज़ें मैं रब करता हूँ। यस, ओके, चलो थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर देखो, यहाँ से लाइट आ रहा है और ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइट वेव्स क्या हो रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं। मतलब सेम कोहेरेंट सोर्स है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये तो वेव वही है, सेम सोर्स से आ रहा है। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, अगर ये जस्ट यहाँ पर रखते हम, ऐसे ही वेव्स पास होते, ऐसे वेव जाके ऐसे थोड़ी होता। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक प्रिज्म का यूज़ किया, यहाँ से लाइट मुड़ा इधर आया, यहाँ से लाइट मुड़ा इधर आया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इंटरफेरेंस मिला और सेम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिला। क्योंकि जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है सेम है और दोनों का जो फेज डिफरेंस है ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम। So that's why we get the coherent source of light by using the Fresnel बायप्रिज्म मेथड। ये आपको डायग्राम बनाना है, इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखना है, जो आपको अंडरस्टैंड हुआ है वही लिखना है। ऐसे नहीं कि जो मैंने दिया है वही लिखना है, ऐसे नहीं कि लियोट्स मिरर में जो बोर्ड में दिया है या फिर जो बुक में दिया है, जो नोट्स में दिया है वही लिखना है ना। जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको यहाँ पर फील हुआ है, ये डायग्राम बनाना है, वैसे एज इट इज़ आपके वर्डिंग में लिखना है। और यही सच्चा मेथड है दोस्तों पढ़ाई करने का। यस, ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कल से हम डायफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे एंड विद इन 2 डेज, मतलब अगले 2 लेक्चर में, मतलब ये 5वां लेक्चर है तो 6ठा और 7वें लेक्चर में हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड कल आपको थर्मोडायनेमिक्स से नोट्स 100% मिल जाएंगे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर नोट्स मिलेंगे। देन परिवर्तन द लर्निंग ऐप हमारा ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप टाइप करना है एंड डायरेक्टली आपको ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पूरे वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.